नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। रुक करेंगे बिहार की तमाम खबरों की तरफ। बिहार पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी और गया के सिमरौर गांव में 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो किसी बड़े काम को अंजाम देने की फिराक में थी। और गया के एसएसपी हरप्रीत कौर ने बताया कि गिरफ्तार लोगों से 312 बोर कट्टा, 56 जिंदा कारतूस समेत 7 हथियार जब्त किए गए। वहीं एसपी ने आगे बताया कि मुख्य आरोपी पैरोल पर बाहर है और वो एक कार्य को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। वहीं सूचना कार्रवाई करते हुए हमने एक टीम गठित की और मौके पर छापेमारी की और वारदात करने से पहले ही इन सबको पकड़ लिया। और वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमले की कोशिश की खबर सामने आ रही और वहीं बताया जा रहा है कि नीतीश का काफिला जब बख्तियारपुर बाजार से होकर गुजर रहा था तभी सड़क किनारे खड़ी भीड़ को देखकर सीएम ने अपनी गाड़ी रुकवा दी और इसके बाद वो नीचे उतरे और लोगों से मिलने लगे। तभी एक युवक जबरन मुख्यमंत्री नीतीश के पास जाने की कोशिश करने लगा और इसके बाद उसने अचानक ही मुख्यमंत्री को मुक्का मारने की कोशिश की। हालांकि सीएम इससे बाल बाल बच गए और सुरक्षा कर्मियों ने युवक को पकड़कर स्थानीय पुलिस को सौंप दी। और घटना बख्तियारपुर के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी शीलभद्र याजी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के दौरान हुई और प्रारंभिक जांच में पाया गया कि आरोपी का नाम शंकर कुमार उर्फ छोटू है और उसके परिजनों ने बताया कि छोटू की दिमागी हालत ठीक नहीं है और कुछ साल पहले वो 2 मंजिला छत से भी कूद गया था। वो एक बार फांसी लगाकर आत्महत्या करने का भी प्रयास कर चुका है। हालांकि सीएम नीतीश ने युवक के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने के निर्देश दिए और इसके साथ ही उन्होंने उसकी चिकित्सा में जरूरी सहयोग प्रदान करने का निर्देश भी दिया है। बिहार में उपचुनाव को लेकर मची उठापटक के बीच रविवार को विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी को नीतीश कुमार कैबिनेट से बाहर कर दिया गया और वहीं बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय जायसवाल ने पशुपालन और मत्स्य पालन मंत्रालय संभाल रहे सहनी पर आरोप लगाया था कि उन्होंने मछुआरा और विभाग को धोखा दिया है। और वहीं जायसवाल ने यह भी कहा था कि सहनी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और मामले की सिफारिश बीजेपी के एक लिखित आवेदन के बाद राज्यपाल को भेज दी गई है। और वहीं इसमें कहा गया है कि वीआईपी के संस्थापक प्रमुख सहनी अब एनडीए का हिस्सा नहीं है और वीआईपी बिहार में नीतीश कुमार नीत जेडीयू बीजेपी की गठबंधन सरकार की घटक है। और इससे पहले बुधवार को वीआईपी को उस वक्त बड़ा झटका लगा जब उसके तीनों विधायक बीजेपी में शामिल हो गए और इसके बाद गुरुवार को बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा कि मुकेश सहनी के नेतृत्व वाली वीआईपी अब खत्म हो चुकी है और ये अब बिहार में एनडीए में भी नहीं है और सहनी अब बिहार विधान परिषद सदस्य एमएलसी के रूप में अपनी पार्टी के एकमात्र प्रतिनिधि बचे। और सहनी पूर्व में विद्रोही तेवर दिखा चुके हैं और उन्होंने बिहार बीजेपी नेताओं पर आरोप लगाते हुए कहा कि शुरू से ही उन्हें तोड़ने की साजिश की जा रही थी। और वीआईपी छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले 3 विधायक राजू सिंह, मिश्री लाल यादव और स्वर्ण सिंह है। बिहार के कैमूर जिले में रविवार को 3 महिलाओं की सड़क हादसे में मौत हो गई और वहीं 6 से अधिक महिलाएं घायल बताई गई और घायल महिलाओं का चांद पीएचसी में इलाज जारी है। और घटना चांद थाना क्षेत्र की है जहां सुबह के वक्त खेत में कटाई करने जा रही 12 महिलाओं को तेज रफ्तार बाइक ने रौंद दिया और घटना के बाद स्थानीय लोगों ने बाइक सवार को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। और वहीं आपको बता दें कि सभी महिलाएं काम करने के लिए यूपी के नीबी गांव जा रही थी और इसी दौरान पीछे से तेज रफ्तार में आ रहे 2 बाइक सवार महिलाओं को रौंदते हुए आगे जाकर गिर गए और ऐसे में स्थानीय लोगों ने एक तरफ जहां युवकों को पुलिस के हवाले किया वहीं दूसरी ओर घायल महिलाओं को इलाज के लिए चांद पीएचसी पहुंचाया गया जहां एक महिला को चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया और वहीं 2 महिलाओं को बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल भभुआ भेज दिया गया और जहां एक ने इलाज के दौरान उस दूसरे ने हायर सेंटर में जान ले ली। और वहीं आपको बता दें कि थाना क्षेत्र के तिवाई गांव की निवासी 54 वर्षीय भागीरथी देवी और चांद थाना क्षेत्र के इचाऊ गांव की 35 वर्षीय सोनी देवी शामिल है और एक महिला की पहचान अभी नहीं हो पाई। और घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। वही दोनों युवकों को हिरासत में लेके आगे की कार्रवाई में जुट गई है और चांद थाना प्रभारी संजय कुमार ने बताया कि 2 बाइक सहित बाइक सवारों को पुलिस हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई कर रही है।
उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का शपथ ग्रहण समारोह समाप्त हो चुका है, लेकिन बिहार में सियासत अभी भी जारी है और समारोह में सीएम नीतीश कुमार के जाने के बाद विपक्ष को बीते कई दिनों से एक नया मुद्दा मिल गया और पिछले दिनों नीतीश कुमार और पीएम मोदी की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुई थी, जिसमें प्रधानमंत्री का अभिनंदन करने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री दोनों हाथों को जोड़कर और झुककर खड़े हो गए थे। और इसको लेकर आरजेडी ने पटना में अपने कार्यालय के बाहर एक पोस्टर लगाया और कार्यालय के साथ साथ राबड़ी आवास के बाहर भी पोस्टर को लगाया गया और पोस्टर में लालू यादव को फिल्म पुष्पा के एक डायलॉग से जोड़कर बनाया गया और लालू यादव की तस्वीर के साथ लिखा है, मैं झुकेगा नहीं। और ये पुष्पा फिल्म का डायलॉग है, जिसको लेकर सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा गया और इस पोस्टर में लालू के ऊपर हुई सीबीआई और ईडी जांच के अलावा दिखाया गया है कि कैसे बीजेपी वाले तीर और भाला फेंक रहे हैं और वहीं नीतीश कुमार प्रधानमंत्री मोदी के सामने झुककर अभिनंदन कर रहे हैं। और वहीं इस तस्वीर को भी लगाया गया है और इस पोस्टर को लगाने वाले आरजेडी नेता प्रेम कुमार है। उन्होंने मीडिया को बताया कि लालू यादव कभी किसी के सामने नहीं झुके और किसी परिस्थिति में घुटने नहीं टेके, लेकिन नीतीश कुमार कुर्सी बचाने के लिए पीएम के सामने झुक गए हैं। वहीं बिहार में 24 सीटों पर एमएलसी का चुनाव होना है और ऐसे में हर दल के नेता क्षेत्र में जाकर अपने प्रत्याशी के प्रचार में लगे। और वहीं विधान परिषद के चुनाव में एनडीए से केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस को एक सीट मिली है और रविवार को वो हाजीपुर सीट के लिए प्रचार करने पहुंचे और यहां से उन्होंने अपने उम्मीदवार भूषण राय के लिए वोट करने की अपील की। हालांकि खास बात यह थी कि सभा में काफी कम लोग पहुंचे थे और आधे से ज्यादा कुर्सी पर बैठने के लिए लोग ही नहीं थे। और वैशाली के देसरी इलाके में आयोजित इस कार्यक्रम में बीजेपी विधायक और जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के साथ उमेश कुशवाहा भी पहुंचे थे और मंच से संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने कहा, मैं जब तक जिंदा रहूंगा तब तक मैं एनडीए गठबंधन में ही रहूंगा और हाजीपुर की जनता की सेवा करता रहूंगा। 2005 से पहले बिहार में घोटाला राज था। जब से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने तब से लेकर अब तक बहुत बदलाव हुआ है और शहर से लेकर गांव तक 24 घंटे में 22 घंटे तक बिजली रहती है। और वहीं पशुपति पारस इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि विधान परिषद के चुनाव में यूक्रेन और रूस युद्ध की भी एंट्री करा दी गई और पशुपति पारस ने प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद देते हुए कहा कि रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच फंसे देश के बच्चों को सुरक्षित वतन लाया गया और पीएम की इच्छा शक्ति मजबूत है, जिससे फंसे हुए 22,000 से अधिक छात्र छात्राओं को वापस लाया गया जो एक हफ्ते तक वहां भूखे प्यासे थे। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने शनिवार को समान नागरिक संहिता लाने का आह्वान किया और सिंह ने बीजेपी शासित पहाड़ी राज्य में एक समिति के गठन का जिक्र करते हुए कहा कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने एक बहुत अच्छा कदम उठाया और देश भर में कानून की एकरूपता होनी चाहिए। इससे पहले फरवरी में गिरिराज सिंह ने हिजाब विवाद शुरू होने के तुरंत बाद समान नागरिक संहिता को समय की जरूरत बताया था और बिहार के बेगूसराय लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व करने वाले गिरिराज सिंह ने अपने क्षेत्र में हिंदुओं के उत्पीड़न के आरोपों को दोहराया और जेडीयू के हालिया विरोधों पर नाराजगी भी व्यक्त की। और गौरतलब है कि जेडीयू के 2 पूर्व विधान पार्षदों ने डीएम ऑफिस पर गिरिराज सिंह का पुतला फूंक कर विरोध किया था और जेडीयू नेताओं का आरोप है कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज ने रजोड़ा में हिंदू मुस्लिम मामले को बेवजह तूल दिया और उनका पुतला जलाए जाने पर सिंह ने कहा कि मैं हर कीमत पर हिंदुओं के अधिकारों के लिए लड़ूंगा। और वहीं आपको बता दें कि पिछले हफ्ते बेगूसराय में कुछ घटनाएं हुई थी जिन्हें प्रशासन ने 2 समूह के बीच झड़प करार दिया था। हालांकि झड़पों के आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया था और सिंह ने जोर देकर कहा कि इस मामले में बहुसंख्यक समुदाय के साथ अनुचित और कठोर व्यवहार किया गया। और वहीं सिंह ने आगे कहा कि जनसंख्या नियंत्रण कानून के भी प्रबल समर्थक है, जिसे नीतीश कुमार ने अस्वीकार कर दिया और नीतीश कुमार का सुझाव था कि इस तरह के कदम उठाने से रूढ़िवादी मुसलमानों के कड़े विरोध का सामना करना पड़ सकता है। और वहीं सिंह का यह भी कहना था कि इस कानून की आवश्यकता इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए है कि हमारी जनसंख्या का घनत्व पहले से ही इतना है जिसे हम संभाल नहीं सकते और ये राजनीतिक नहीं एक सामाजिक मुद्दा है और देश भर के राज्यों और जिलों को शरीयत जैसे धार्मिक कानून के माध्यम से शासित नहीं किया जा सकता।
और वहीं पटना के गांधी मैदान में रविवार की सुबह 5 बजे हाफ मैराथन की शुरुआत की गई और इसमें अभिनेता मिलिंद सोमन भी शामिल हुए। और बिहार सरकार की ओर से स्वर्णिम विजय दिवस और आज़ादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर इसकी शुरुआत की गई है। और हाफ मैराथन में 21 किलोमीटर और 10 किलोमीटर की दौड़ शुरू हुई थी। और 21 किलोमीटर में महिला वर्ग में रामपुर जिला की उजाला और पुरुष वर्ग में विजेता थ्रितपूर्ण रहे। और कार्यक्रम में एनसीसी के बच्चे भी शामिल हुए थे। और मैराथन दौड़ में मिलिंद सोमन के साथ मंत्री आलोक रंजन, विधायक श्रेयसी सिंह, विभागीय सचिव वंदना प्रेयसी और अन्य वरीय अधिकारी के साथ बिहार की जनता ने बड़े स्तर पर इस कार्यक्रम में भाग लिया गया था। और मिलिंद सोमन ने कहा कि मुझे दौड़ने का नशा है और अब तक कई मैराथन में शामिल भी हो चुका हूं। और पहली बार बिहार आए मिलिंद सोमन ने कहा कि यहाँ की सड़कें अच्छी हैं और राजधानी की सड़कों पर नशा मुक्त बिहार को बढ़ावा देने के लिए पटना हाफ मैराथन का आयोजन किया गया था। हाफ मैराथन दौड़ का आयोजन 3 हिस्सों में हुआ। वहीं विक्ट्री रन 21 किलोमीटर, फ्रीडम रन 10 किलोमीटर और सेलिब्रेशन रन 3 किलोमीटर का था। और हाफ मैराथन दौड़ लगाकर लौटे अभिनेता मिलिंद सोमन के साथ फोटो खिंचवाने और सेल्फी लेने की होड़ लगी रही और उन्होंने सबके साथ फोटो भी खिंचवाई। पटना से सटे बख्तियारपुर में रविवार को मुख्यमंत्री पर चले मुक्के को लेकर आरजेडी विधायक मुकेश रोशन ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार की सुरक्षा में चूक एक बड़ी घटना है जिसकी जांच होनी चाहिए और डीजीपी को बर्खास्त किया जाना चाहिए। विधानसभा में सोमवार को सीएम की सुरक्षा में चूक का मामला भी उठा और वहीं मुकेश रोशन ने कहा कि डबल इंजन की सरकार में जब सीएम सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी का हाल कितना खराब होगा ये जग जाहिर है। और ये भी हो सकता है कि अपनी नाकामियों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए नीतीश ने खुद को मुक्का मरवाने का ड्रामा अपने आदमी से करवाया हो और इस एंगल से भी जांच होनी चाहिए। और इधर विपक्ष की इस मांग और बयान पर नीतीश कुमार की पार्टी ने पलटवार भी किया। जेडीयू कोटे के मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि सीएम की सुरक्षा में चूक हुई है, ऐसा नहीं होना चाहिए था और मामले की जांच अच्छे से होगी। और मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति की ने नीतीश कुमार को मुक्का मारा, लेकिन नीतीश ने बड़ा दिल दिखाया और कहा कि उस व्यक्ति पर कार्रवाई ना हो और इलाज भी कराया जाए। और श्रवण कुमार ने आगे कहा कि डीजीपी को इस मामले में जान के घसीटा जा रहा है। और साफ शब्दों में जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर आरजेडी सियासत ना करे। आईपीएल यानी कि इंडियन प्रीमियम लीग साल 2008 से शुरू हुआ और लीग हर गुजरते साल के साथ आगे बढ़ती जा रही और दुनिया भर के क्रिकेटर्स आईपीएल का हिस्सा बनने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। और कई ऐसे भी खिलाड़ी हैं जो मैदान पर अपना हुनर दिखाने के बावजूद कहीं गुम से हो गए और ये सितारे क्या कर रहे हैं और किस हालात में है ये कोई नहीं जानता। आइए कुछ गुम हुए आईपीएल खिलाड़ियों पर एक नज़र डालते हैं हमारी खास रिपोर्ट के जरिए। 2008 में इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल के उद्घाटन के बाद से लीग हर गुजरते साल के साथ आगे बढ़ती जा रही है। दुनिया भर के क्रिकेटर्स आईपीएल का हिस्सा बनने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। खिलाड़ी अच्छी तरह से जानते हैं कि इस मेगा इवेंट में अच्छा प्रदर्शन उनकी किस्मत बदल सकता है। तो वहीं इसी के चलते हर खिलाड़ी आईपीएल में कड़ी मेहनत से अपना अच्छा प्रदर्शन करता है। लेकिन ऐसे भी कई खिलाड़ी हैं जो मैदान में अच्छा प्रदर्शन करने के बाद भी गुमनाम हो चुके हैं। तो आइए आपको पहले बताते हैं मोहित शर्मा के बारे में। साल 2014 में पर्पल कैप जीतने वाले सबसे शानदार तेज गेंदबाज में से एक मोहित शर्मा को इस सीजन में बाएं हाथ के तेज गेंदबाज बलिंदर सरन के साथ नई आईपीएल फ्रेंचाइजी गुजरात टाइटंस ने नेट गेंदबाज के रूप में शामिल किया है। चेन्नई सुपर किंग्स का प्रतिनिधित्व करने वाले मोहित शर्मा 2014 में सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज के रूप में उभरे थे। उन्होंने 16 मैचों में 19.65 की औसत से 23 विकेट लिए थे। हालांकि इस बार मोहित शर्मा को आईपीएल 2022 की मेगा नीलामी में कोई खरीदार नहीं मिला। हरियाणा के क्रिकेटर किंग्स 11 पंजाब में जाने से पहले 2013 से 2015 तक सीएसके के साथ थे, जहां उन्होंने टीम की ओर से 2016 से 2018 तक आईपीएल खेला था। उन्होंने 2019 में सीएसके में वापसी की। कुल मिलाकर मोहित शर्मा के पास 86 आईपीएल मैचों में 92 विकेट हैं। मोहित शर्मा जिन्होंने 26 वनडे और 8 टी20 मैच खेले हैं, वे भारतीय टीम का हिस्सा थे।
जिन्होंने बांग्लादेश में 2014 आईसीसी वर्ल्ड टी20 फाइनल में जगह बनाई और 2015 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की सह मेजबानी की। वहीं शर्मा अब गुजरात टाइटंस में नेट बॉलर की नौकरी कर रहे हैं। और इसी सिलसिले में दूसरा नाम है मनप्रीत गोनी। पंजाब के इस तेज गेंदबाज ने 2008 में आईपीएल के उद्घाटन सत्र में सीएसके के लिए अपने प्रदर्शन से सभी को प्रभावित किया था। गोनी ने 2008 में कुछ मजबूत प्रदर्शन के आधार पर राष्ट्रीय टीम में जगह बनाई, लेकिन सिर्फ उन्हें हांगकांग और बांग्लादेश के खिलाफ खेलने को मिला। वह हैदराबाद डेक्कन चार्जर्स, किंग्स 11 पंजाब और मुंबई इंडियंस के लिए भी खेले, लेकिन 2008 में सीएसके की टीम में दिए गए अपने प्रदर्शन को दोहरा नहीं पाए। और वहीं इस लिस्ट में तीसरे नंबर पे है तिरुमला सेट्टी सुमन। हैदराबाद में जन्मे दाएं हाथ के बल्लेबाज सुमन डेक्कन चार्जर्स के लिए एक रन मशीन थे। उन्होंने 2009 में 287 रन और 2010 के सीजन में अपनी सफलता को दोहराया। एडम गिलक्रिस्ट की अगुवाई वाली टीम के लिए उन्होंने 307 रन बनाए थे। हालांकि अगले सीजन में मुंबई इंडियंस के साथ उन्होंने 7 पारियों में सिर्फ 65 रन बनाए। उसके बाद वह अपना प्रदर्शन नहीं दिखा पाए और आईपीएल और क्रिकेट से दूर हो गए। तो आइए अब आपको चौथे खिलाड़ी के बारे में बता दें। कामरान खान, वो भी गायब हो गए हैं। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज को राजस्थान रॉयल्स ने 2009 सीजन के लिए चुना था। रॉयल्स के इस वंडर बॉय ने दिग्गज शेन वॉर्न सहित सभी को अपनी गति से प्रभावित किया था। 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वे गेंदबाजी की क्षमता रखते थे। कामरान खान ने 2011 में पुणे टीम में जाने से पहले 2010 तक राजस्थान रॉयल्स के साथ खेला। उत्तर प्रदेश के तेज गेंदबाज अपनी क्रिकेट प्रतिभा के लिए रातों रात सुर्खियों में आ गए थे, लेकिन सुर्खियों को बटोरने के बाद वे अपना प्रदर्शन नहीं बिखेर पाए और क्रिकेट से दूर होते चले गए। और वहीं इन नामों के अलावा और भी कई खिलाड़ी हैं जो गुमनाम हो रखे हैं, उनके बारे में भी आपको बता दें। स्वप्निल अस्नोदकर, जो आईपीएल में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने वाले गोवा के पहले क्रिकेटर थे। मुंबई इंडियंस के बल्लेबाज पॉल वॉल्थी, पश्चिम बंगाल के विकेट कीपर बल्लेबाज श्रीवत्स गोस्वामी, मुंबई के स्पिनर इकबाल अब्दुल्ला 2011 में कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ उभरते हुए खिलाड़ी थे। गोवा के बाएं हाथ के स्पिनर शादाब जकाती और हरियाणा के बल्लेबाज मनविंदर बिस्ला, जो एक आशाजनक शुरुआत के बावजूद उम्मीदों पे खरे नहीं उतर पाए। ये थे वो खिलाड़ी जो अच्छा प्रदर्शन करने के बावजूद मैदान से बाहर और गुमनाम हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्य। वहीं आईपीएल 2022 का आगाज 26 मार्च यानी कि शनिवार से हो चुका है, जहां पर इस बार आईपीएल में 8 टीमों की जगह 10 टीमें ट्रॉफी के लिए पूरा जोर लगाती नजर आएंगी। और आईपीएल के इस सीजन में गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर जायंट्स 2 नई टीमें डेब्यू करेंगी। आइए एक नज़र डालते हैं उन चीज़ों पर जो आईपीएल 2022 को पहले से कहीं ज़्यादा बड़ा और बेहतर बनाएंगी। देखिए हमारे खास रिपोर्ट। आईपीएल 2022 का आगाज 26 मार्च से हो चुका है, जहां 10 टीमें एक आईपीएल ट्रॉफी के लिए पूरा जोर लगाती नजर आएंगी। और आईपीएल के सीजन में गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर जायंट्स 2 नई टीमें भी डेब्यू करेंगी। इस बार आईपीएल पहले से कई अधिक बड़ा, बेहतर और अधिक रोमांचक होने वाला है। 2 नई फ्रेंचाइजी आईपीएल में एक नया आयाम जोड़ने का काम करेंगी, जो लीग की गतिशीलता को पूरी तरह से बदल सकती है। तो आइए आपको बताते हैं कि इस बार के आईपीएल लीग में क्या क्या नया और क्या क्या बदलाव है। सबसे पहले इन मैचों का पूरा शेड्यूल ही बदल चुका है। तो वहीं आपको बता दें कि अब तक की लीग में 60 मैच 8 टीमें खेला करती थी, लेकिन अब 10 टीमें 74 मैच खेलेंगी, जो एक नए संशोधित प्रारूप के साथ होंगे। लीग चरण में प्रति टीम 14 मैच खेलेंगी, लेकिन 10 टीमों को 5-5 के 2 समूह में विभाजित किया गया है। 2022 के आईपीएल टूर्नामेंट के लीग चरण के दौरान अपनी 10 टीमों को वीरता देगा और उन्हें 2 वर्चुअल समूह में रखेगा। यह नियम इस बात पर आधारित होता है कि किसी टीम ने कितनी बार आईपीएल जीता या फाइनल में जगह बनाई है। नया प्रारूप फ्रेंचाइजी के लिए चीजों को काफी हद तक बदल देगा, जिससे उन्हें अपने विरोधियों के खिलाफ नई मैच योजनाओं और विचारों को अपनाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। और दूसरा, इस बार कुछ नए नियम भी बनाए गए हैं। आईपीएल 2022 में डीआरएस, टीमों के लिए कोविड-19 के नियम, सुपर ओवर और नए पेश किए गए एमसीसी कानूनों के संबंध में कुछ बड़े नियमों में परिवर्तन भी देखने को मिलेंगे। कोरोना को कुछ महीने पहले की तुलना में इस समय भारत में खतरा कम है, लेकिन किसी भी तरह के वायरस के कारण प्लेइंग 11 को मैदान में उतरने में असमर्थता के नियम में बदलाव होगा। बीसीसीआई ने कहा है कि अगर खेल का
पुनर्निर्धारण संभव नहीं है तो मामला तकनीकी समिति को भेजा जाएगा। प्लेइंग 11 के लिए कम से कम 7 भारतीय होने चाहिए और एक क्षेत्र रक्षक में 12 से कम खिलाड़ी उपलब्ध होने के बाद ही किसी भी मैच में संख्या कम होने पर टीम को मैदान में उतरने में असमर्थ माना जाएगा। बीसीसीआई अपने विवेक पर प्रयास करेगा कि सीजन के लिए मैच को पुनर्निर्धारित करे। यदि यह संभव नहीं है तो इस मुद्दे को आईपीएल तकनीकी समिति को भेजा जाएगा। खेलने की स्थिति में एक और अतिरिक्त डीआरएस की संख्या में 1 से 2 की वृद्धि है। बोर्ड ने हाल ही में मेलबर्न क्रिकेट क्लब एमसीसी के सुझाव का भी समर्थन किया है कि नए बल्लेबाज को स्ट्राइक लेना होगा, भले ही बल्लेबाज ने कैच के दौरान क्रीज क्रॉस किया हो। विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के लिए कानून इस साल के अंत में अक्टूबर में ही लागू होता है। हालांकि आईपीएल ने इसे सीधा लागू करने का फैसला किया है। एक कैच आउट होने पर चाहे बल्लेबाजों ने क्रीज पार किया हो, आने वाला बल्लेबाज स्ट्राइक लेगा, सिवाय इसके कि यह ओवर की आखिरी गेंद है। और इस बार के सुपर ओवर में भी बदलाव किया गया है। बीसीसीआई ने फैसला किया है कि अगर नियमित खेल समय के बाद किसी कारण से सुपर ओवर का मंचन नहीं किया जा सकता तो उसके बाद के सुपर ओवरों का आयोजन टाई को तोड़ने के लिए नहीं किया जा सकता है, तो लीग तालिका में उच्च स्थान हासिल करने वाली टीम को विजेता घोषित किया जाएगा। बेंगलुरु की फ्रेंचाइजी ने दक्षिण अफ्रीका के फाफ डु प्लेसिस को नया कप्तान नियुक्त किया है। फाफ ने भूमिका में विराट कोहली का स्थान लिया। आईपीएल 2022 की शुरुआत से ठीक पहले धोनी ने गुरुवार को सीएसके की कप्तानी रविंद्र जडेजा को सौंपने का फैसला किया है। स्टार ऑलराउंडर जो 2012 से चेन्नई सुपर किंग्स का अभिन्न अंग रहा है, धोनी और सुरेश रैना के बाद चेन्नई स्थित फ्रेंचाइजी का नेतृत्व करने वाले तीसरे खिलाड़ी होंगे। धोनी, जिनके तहत सीएसके ने 2004 मैचों में रिकॉर्ड 121 जीत दर्ज की है, फ्रेंचाइजी का प्रतिनिधित्व करना जारी रखेंगे। पिछले साल तक दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान श्रेयस अय्यर को कोलकाता स्थित फ्रेंचाइजी का कप्तान नियुक्त किया गया है। अय्यर, जिन्हें केकेआर ने मेगा नीलामी में 12.25 करोड़ में खरीदा था, भूमिका में इयॉन मॉर्गन की जगह लेंगे। पंजाब को मयंक अग्रवाल के रूप में नया कप्तान मिला है, जिसे मेगा नीलामी से पहले फ्रेंचाइजी ने रिटेन किया था। ये मयंक का आईपीएल कप्तान के रूप में पहला कार्यकाल भी होगा। टैलेंट मीट्स अपॉर्चुनिटी आईपीएल की टैगलाइन है। इस मेगा लीग ने कुछ अद्भुत युवा संभावनाओं को खोजने में कुछ वर्षों में अहम भूमिका निभाई है। हर आईपीएल सीजन में नए ट्रेंड सामने आते हैं, जिनमें से कई भारत के लिए भी खेलते हैं। देवदत्त पैडिकल, रवि बिश्नोई, यशस्वी जायसवाल, ऋतुराज गायकवाड़, कार्तिक त्यागी, उमरान मलिक और अन्य ने आईपीएल के पिछले कुछ सत्रों में अपना कौशल दिखाया है। इस साल भी दिल्ली कैपिटल से यश धुल, मुंबई कैपिटल से डिवाल्ड बेवरेज, चेन्नई सुपर किंग्स से राजवर्धन हैंगरगेकर, गुजरात टाइटन से रहमानुल्लाह गुरबाज और पंजाब से राज बावा आईपीएल में डेब्यू करने के लिए तैयार हैं और सभी को अपने प्रदर्शन के साथ मंत्रमुग्ध करने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट आर्या न्यूज। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए आर्या न्यूज के साथ।